हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, सेशन स्टार्ट करेंगे, वो आपका लेक्चर थ्योरेटिकल है, कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फटाफट कॉपी कलम निकाल लीजिए और आज हम लोग नोट स्टार्ट करते हैं सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। और ये आज का जो लेक्चर है ये आपको इस चैप्टर्स का लेसन्स का सेकेंड टॉपिक होगा, सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, नोट करते हैं फटाफट। आइए हमारे साथ और लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड according to arrangement of constituent particle। constituent particle, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। तो आज हमको लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन है। क्या है सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन है? आपको बोला है ना अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, आज सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे। नोट कर लिया सभी ने? अब आप देखिए हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में स्टार्ट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर हम लोग सॉलिड्स को बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है कि सॉलिड के अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं, है ना। अब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एलिमेंट कैसा है सॉलिड के अंदर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड्स को दो पार्ट में। तो पहला बच्चों लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारा फर्स्ट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा हम लोग नोट करेंगे सेकेंड, हमारा बताओ एमोर्फस हो जाएगा। कौन सा होगा? एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो दो टाइप्स के सॉलिड बनते हैं, एक बनते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा बनते हैं एमोर्फस सॉलिड। आई बात समझ में? अच्छे, आपको ध्यान देना पड़ेगा ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी दूसरा नाम है, आप कह सकते इसको ट्रू सॉलिड, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम बोलेंगे ट्रू सॉलिड। अब रही सेकेंड वाला एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड को हम लोग कह सकते हैं फॉल्स सॉलिड। दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉल्स सॉलिड। आया बात समझ में? एमोर्फस को हम लोग फॉल्स सॉलिड भी कह सकते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, आप क्रिस्टलाइन बोलो, ट्रू सॉलिड, एमोर्फस या फिर फॉल्स सॉलिड। चलिए यहां तक नोट कीजिए। नोट कर ले सभी ने? अब देखना यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है और एमोर्फस क्या होता है। होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन में क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम में पूछते हैं भाई कि कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन में आता है, कौन सा सॉलिड हमारे एमोर्फस में आएंगे। क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोर्फस सॉलिड। इसमें कौन सा एमोर्फस सॉलिड है, इसमें कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है,
आप पढ़िए इसको आसानी से, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन दे रखा है, एलिमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो एलिमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो यहाँ पे दो टाइप्स बनते हैं सॉलिड का, एक तो क्रिस्टलाइन बनेंगे, दूसरा एमोर्फस बनेंगे। नोट कर लिया यहाँ तक, चलिए अब बच्चों को देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, पहला आइए हमारे साथ, नोट कीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। नोट कर लिया। अब देखिए क्रिस्टलाइन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ constituent particle in a solid is regularly क्या होगा, रेगुलरली और कंटिन्यूअसली in 3D pattern, is called crystalline solid। is called क्या होगा, crystalline solid। देखिए यहाँ पे कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, कह रहा अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए सॉलिड इज रेगुलरली और कंटिन्यूअसली इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ना, वो क्या होते हैं, लगातार होते हैं, रेगुलरली होते हैं, और उसको आप कह सकते हो कंटिन्यूअसली। उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम या फिर मॉलिक्यूल या आयंस, यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसको हम लोग एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस कह सकते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक लगातार होता है, एक सीक्वेंस में होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो सॉलिड के अंदर जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस का अरेंजमेंट लगातार हो, एक सीक्वेंस में हो, और वो एक 3D पैटर्न का निर्माण करता है, यानी 3 डायमेंशन पैटर्न का निर्माण करेगा सॉलिड, उसको हम लोग बोलेंगे आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। आया बात समझ में। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू सॉलिड कहते हैं। ये रियल सॉलिड है, इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में रेगुलर रूप से अरेंज होते हैं, लगातार अरेंज होते हैं, और इसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, बल लगाओगे, तो इससे क्या होता है, आपका कंप्रेशन होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं, इसका नाम ट्रू सॉलिड क्यों है, क्योंकि बच्चों इस सॉलिड के ऊपर क्या होता है, आप जब प्रेशर अप्लाई करोगे या फिर आप फोर्स दोगे यहाँ पे, तो इसके शेप में चेंजिंग नहीं आती है, इसके शेप में परिवर्तन नहीं आता है। दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि ये एक ट्रू सॉलिड का एग्जांपल है, इसको हम ट्रू सॉलिड कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे ले लें हमारे साथ, आप नोट कीजिएगा बच्चों, ध्यान दें जितने एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में, आवर स्टार्टिंग जितने एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स, तो बात करें उसमें मेटल की बात करें खास करके, जितने मेटल्स हैं सभी मेटल्स फॉलो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। जितने मेटल्स हैं सभी फॉलो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। बात करें है ना, सोडियम हो गए, है ना, मैग्नीशियम हो गया,
कैल्शियम है, आयरन। और बच्चों बात करें मॉलिक्यूल्स में या किसी कंपाउंड की बात करें तो वहां पे NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है, ठीक है बच्चों। तो बात करें ग्लूकोज, चलो बात करें शुगर, ठीक है, etc। तो जो कहीं ना कहीं क्या होता है, जितने एलिमेंट हैं फिर कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड सब है, ये सब ना, तो ये सब एग्जांपल होता है आपको किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसको हम लोग ट्रू सॉलिड भी कह सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बस उसमें क्वार्ट्ज भी आता है, एक अच्छा एग्जांपल है, मैं बता दूं आपको बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्वार्ट्ज भी आता है, आप नोट कर लें, क्वार्ट्ज, ठीक है ना, इसको जो हम लोग बोलते हैं क्वार्ट्ज कहते हैं, ठीक है ना। क्वार्ट्ज सिलिका होता है, SiO2 होता है। क्वार्ट्ज भी बच्चों आपको किसमें आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही आ जाते हैं, नोट कर लिया। क्वार्ट्ज पूछता है तो एग्जांपल में क्वार्ट्ज कौन सा आता है सॉलिड में, तो आप ध्यान देंगे क्वार्ट्ज जो है कौन सा सॉलिड का एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। कितने बार हमारे एग्जाम में रिपीट किया क्वेश्चन, क्वार्ट्ज इज द एग्जांपल ऑफ एमोर्फस और क्रिस्टलाइन, तो बताओगे क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल जिसका जो अरेंजमेंट होता है वो लगातार होता है ना, कंटिन्यूसली होती है, और आगे चल के वो एक 3 डायमेंशनल पैटर्न बनाता है, लगातार पैटर्न 3D जाल बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और दैट्स व्हाई इसको हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ट्रू सॉलिड का मतलब हुआ जिसके ऊपर आप बल लगाओगे, प्रेशर दोगे, इसके शेप में परिवर्तन नहीं होगा, शेप में चेंजिंग नहीं होगा, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। तो आप यहां तक नोट कर लें। नोट कर लिया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे डायग्राम की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो आप डायग्राम के रूप में यहाँ पे ले सकते हो बच्चों। अगर इसका डायग्राम देखें, ठीक है ना, अगर माना कि अगर ये सॉलिड है तो इसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा पता है, रेगुलरली ऐसा है ना, ऐसे कर सकते हो आप। अब देखिए बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर सॉलिड है, इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल सब है, एटम मॉलिक्यूल सब है, वो एकदम बच्चों लगातार है, एकदम कंटिन्यूसली है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको बच्चों लोग बोलते हैं कंटिन्यूसली अरेंजमेंट, और ये शो करता है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। इस सॉलिड के अंदर जितने भी इसके मॉलिक्यूल सब है, आयन सब है ना, मॉलिक्यूल सब, ऑल मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो एक आपको कंटिन्यूसली होता है ना, लगातार पैटर्न में है, और ये एक 3 डायमेंशनल आगे चलकर 3 डायमेंशनल जाल बनाता है। आई बात समझ में। तो ये कहीं ना कहीं इसकी आप जो एग्जांपल है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा फॉलो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को। लिख लिया यहाँ पे, नोट कर लिया। और इसको बच्चों लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, और इसका नाम है कैसा सॉलिड, ट्रू सॉलिड। क्या बोलेंगे, और ट्रू सॉलिड। और ट्रू सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे बल लगाने पर परिवर्तन शेप में नहीं आता है। चलिए तो दूसरा सेकंड आते हैं एमोर्फस में, ठीक है। तो देखते हैं एमोर्फस क्या होता है। एमोर्फस सॉलिड, ठीक है बच्चों। एमोर्फस सॉलिड को लोग बोलते हैं फॉल्स सॉलिड। क्या बोलते हैं, इसको फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं। एमोर्फस बोलो, फॉल्स बोलो, इसको नोट कीजिएगा।
arrangement of constituent particles is not regularly or continuously, so it is called amorphous. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? amorphous सॉलिड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप नोट कीजिएगा। प्लास्टिक हो गया बच्चों, रबर हो गया बच्चों, क्वार्ट्ज ग्लास आता है, क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। प्लास्टिक है, रबर है, क्वार्ट्ज ग्लास है। देखिए एमोर्फस का मतलब होता है, इसको मतलब फॉल्स सॉलिड कहते हैं बच्चों। फॉल्स का मतलब होता है इसके ऊपर अगर आप प्रेशर लगाओगे, बल लगाओगे, इससे शेप में परिवर्तन हो जाएगा। सॉलिड का डिफिनेशन क्या होता है? सॉलिड का मतलब होता है जिसके शेप में, है ना, परिवर्तन, चेंजिंग नहीं होगा। डिफाइन जो करते हैं सॉलिड को, जो मैंने लेक्चर दिया था फर्स्ट लेक्चर, उसमें बताया था कि सॉलिड जो बच्चों होता है जिसके शेप में परिवर्तन नहीं होगा, है ना, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, दैट्स व्हाई उसको हम सॉलिड कहते हैं। अब बताओ कि एमोर्फस सॉलिड कहता है कि शेप में परिवर्तन होगा, हम शेप को बदल देंगे, जहाँ शेप चेंजिंग होगा। तो जब उस पर आप सिंपली प्रेशर दे रहे हो या फिर आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, तो होता क्या है कि इसके शेप में परिवर्तन आ जाती है। अब शेप में चेंजिंग आएगा, परिवर्तन आएगा, तो उसको हम लोग रियल सॉलिड नहीं कहेंगे, तो वो रियल सॉलिड नहीं है। दैट्स व्हाई उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स सॉलिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फॉल्स सॉलिड कहते हैं। और फॉल्स सॉलिड का ही अदर नेम है एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस का मतलब इसमें कोई शेप नहीं, ये रियल सॉलिड नहीं है, तो ये कौन सॉलिड है? फॉल्स सॉलिड है। बच्चों बात करें प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक का कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर आप प्रेशर लगाओगे, बल लगाओगे, तो उसमें जाहिर सी है उसके शेप में परिवर्तन हो जाता है। या फिर रबर है ना, दबता है, खींचता है ना, उसको प्रेशर लगाओगे ना, उसके शेप में परिवर्तन आता है। या फिर क्वार्ट्ज ग्लास होता है। तो ये सब बच्चों कहीं ना कहीं हमारा एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। एमोर्फस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नॉट रेगुलरली और नॉट कंटिन्यूअसली। सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका अरेंजमेंट लगातार नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉट रेगुलरली। अगर लगातार होता, कंटिन्यूअसली होता, तो वो होता क्रिस्टलाइन। लेकिन एमोर्फस का मतलब होता है इस सॉलिड के अंदर जो एटम मॉलिक्यूल आयंस हैं उसका अरेंजमेंट लगातार नहीं है, रेगुलरली नहीं होगा, वहां पे गैपिंग हो जाएगी। उस मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा? उस सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच गैपिंग होगा, तो वहां पे जब भी गैपिंग हुआ तो आप वहां पे बल लगाओगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो जाहिर सी बात है वहां पे शेप में क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें चेंजिंग आएगी, शेप में परिवर्तन आएगा। तो दैट्स उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सॉलिड? एमोर्फस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। नोट कर लिया यहां तक। अब रही बात, एमोर्फस सॉलिड का भी दूसरा नाम है फॉल्स सॉलिड है। आई बात समझ में? अब एक जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया है, यहाँ पे क्वार्ट्ज ग्लास का। अब ये जो एग्जांपल मैंने दे रखा है क्वार्ट्ज ग्लास, अब ये क्वार्ट्ज ग्लास पूछता है एग्जाम में कि क्वार्ट्ज ग्लास कौन से सॉलिड में आते हैं, वेदर ये आपका क्रिस्टलाइन में आते हैं या फिर एमोर्फस में। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं एग्जाम में। क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास दो ऑब्जेक्ट्स है। अगर आपसे क्वार्ट्ज पूछेगा तो आप इसका एग्जांपल लो क्रिस्टलाइन का। अगर बच्चों क्वार्ट्ज ग्लास पूछता है तो एग्जांपल हो जाएगा एमोर्फस का। याद रखिएगा क्वार्ट्ज ग्लास अच्छा एग्जांपल है एमोर्फस सॉलिड। नोट कर लिया? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, ये दो होते हैं सॉलिड, किसके अकॉर्डिंग?
तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नोट कर लिया इसको, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों जी देखना है कि एमोर्फस सॉलिड को मैंने क्या कहा था, अभी कहा था फॉल्स सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का बच्चों कर सकते हैं, एमोर्फस सॉलिड फॉल्स सॉलिड भी कहलाता है। बच्चों फॉल्स कहलाता होता है सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड भी होता है, जिसमें टेंडेंसी होती है फ्लोइंग का, जिसको अगर आप तापमान दोगे, टेम्परेचर दोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, फ्लोइंग पावर आ जाएगी। यानी कि दिए गए आपको डेफिनेट होता है ना, एक खास तापमान पे क्या होता है ना, इसमें जो है ना मेल्टिंग वाला पावर, यानी ये आप में फ्लोइंग वाला पावर इसमें हो जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड, कौन सा सॉलिड को हम लोग बोलते हैं, सुपर कूल्ड, है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है सुपर कूल्ड, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना। तो यहाँ पे सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब बस इसमें टेंडेंसी क्या होता है, इसको मतलब होता है फ्लोइंग टेंडेंसी। क्या होता है इसको मतलब बोलते हैं हम लोग फ्लोइंग टेंडेंसी, फ्लोइंग टेंडेंसी। आप टेम्परेचर दोगे, एक निश्चित तापमान पे होता है, तापमान देने पे क्या होती है, टेम्परेचर देने पे होता क्या है ना कि बच्चों ये क्या होते हैं, मेल्ट कर जाते हैं और इसमें आपका फ्लोइंग वाला प्रॉपर्टी आ जाता है। तो क्रिस्टलाइन तो ऐसा होगा नहीं, क्रिस्टलाइन का तो पार्टिकल काफी पास पास होते हैं, एकदम लगातार होता है। एमोर्फस सॉलिड में ऐसा गुण दिखता है कि एमोर्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं, या फिर उसको हम लोग सुपर कूल्ड का दूसरा बच्चों वर्जन होता है जिसमें फ्लोइंग टेंडेंसी होगा। ये प्रॉपर्टी हो गया एमोर्फस का, एमोर्फस सॉलिड आल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। और सुपर कूल्ड का मतलब इसको तापमान देने पर आपका जब तापमान दोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल्टिंग आता है और वो उसमें क्या होता है, फ्लोइंग, उसमें बहने वाली गुण है, यानी वो फ्लो करता है, वो बहता है। जब तापमान दोगे तो वो मेल्ट करेगा, मेल्ट होगी तो उसमें क्या आएगा, फ्लोइंग वाला गुण होगा, वो थोड़ा आपका, है ना। जो भी फ्लोइंग वाला पावर आता है उसको हम लोग बोलते हैं, फ्लोइंग टेंडेंसी को ही बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो एग्जाम में आता है कि हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड किसको बोलेंगे, एमोर्फस सॉलिड को, या फिर किसको बोलेंगे, क्रिस्टलाइन को। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एमोर्फस सॉलिड को ही हम क्या बोलते हैं ना, सुपर कूल्ड लिक्विड का। आया बात समझ में, नोट कर लिया। एमोर्फस सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। और सुपर कूल्ड का मतलब टेंडेंसी या प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, है ना, फ्लोइंग पावर होता है एट सर्टेन गिवन टेम्परेचर, इट्स मेल्ट एंड आफ्टर दैट इट्स एट एन फ्लोइंग टेंडेंसी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। तो समझ में आ गया लेक्चर, नोट कर लिया इस पॉइंट को। अब बच्चों हम लोग कल का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों देखेंगे एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंशिएट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज से क्लास हम लोग यहाँ पे सस्पेंड करते हैं, यहाँ पे हम लोग आपकी क्लास को होल्ड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियोस लेक्चर अच्छा लगे, अब वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट खत्म करते हैं यहाँ पे। लव यू, बाय, थैंक यू।